गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या होगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? सेल यानी कोशिका चला हुआ है। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कोशिका में क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि कोशिका होती क्या है, सेल होती क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। जो जिसका आकार इतना छोटा होता है कि उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कोशिका के 3 मुख्य भाग बताए थे: कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कोशिका की संरचना कैसे होती है, यानी जो सेल है वो किस किस से मिलकर उसका निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था, तो मैंने उसमें आपको क्या क्या बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्य जालिका, इनसे मिलकर क्या होता है? सेल का, कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका की संरचना बनती है। ठीक है, एक बार आप लोग इसे देख लेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया। ये क्या होती है? ये जो चारों तरफ है इसे क्या बोलते हैं? कोशिका के बाहर की जो 4 दीवारी होती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, कोशिका कला या कोशिका भित्ति। ठीक है, ये क्या करती है? हमारी कोमल संरचनाओं की रक्षा करती है और हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें पोषक तत्व और ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य करती है और हमारे शरीर से त्याज्य पदार्थ यानी जो बेकार पदार्थ होते हैं उन्हें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए, ये जो इस तरह की संरचना बनी हुई है ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसे कोशिका का ऊर्जा घर, ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कैसे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसे क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्रेब्स चक्र में क्या होता है? एटीपी बनते हैं। एटीपी क्या होते हैं? एटीपी, कितने एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं? तो 38 एटीपी यानी 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का ऊर्जा घर, ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? गाल्जी बॉडी पढ़ा था। ये जो इस तरह की संरचना है ये क्या है? गाल्जी बॉडी है। इसे हिंदी में गाल्जी काय या गाल्जी उपकरण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? इसका कार्य होता है परिवहन का। परिवहन यानी शरीर में जहाँ पे क्या होती है? प्रोटीन की कमी होती है वहाँ पे प्रोटीन को ले जाना, जहाँ पे ऊर्जा की कमी हो जाती है वहाँ पे ऊर्जा को ले जाना, इसका कार्य होता है गाल्जी बॉडी का। यानी ये हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रोटीन का बैलेंस बनाकर रखता है। ठीक है, अगर इनबैलेंस हो जाएगा हमारे शरीर में, कहीं पे ऊर्जा की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो हमारे शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। इसलिए गाल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा को, प्रोटीन को बैलेंस करना होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रोसोम पढ़ा था। सेंट्रोसोम मैंने क्या बताया था आपको सेंट्रोसोम के बारे में कि जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है? उसमें
कोशिका का जो जीवन होता है वो उसी पर निर्भर करता है, ठीक है। और सेंट्रोसोम में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन कैसे होता है, एक सेल से 2 सेल का बनना, 2 सेल से 4 सेल का बनना, यानी कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कहलाता है। और ये कहाँ पर होता है, सेंट्रोसोम में होता है, ठीक है। अगर जो जितनी भी हमारी जैविक क्रियाएं होती है, जैसे चलना, घूमना, जितने भी हम गति, वृद्धि, हमारे शरीर में की जो वृद्धि हो रही है, श्वसन की जो क्रिया हो रही है, हम सांस ले पा रहे हैं, यानी हमारे शरीर की जितनी भी समस्त जैविक क्रियाएं होती है वो किस पर होती है, सेंट्रोसोम में होती है। अगर ये नष्ट हो जाता है तो हमारी सारी जैविक क्रियाएं रुक जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये हमने पढ़ लिए थे कल की क्लास में, लाइसोसोम। लाइसोसोम भी हमने देखा था कि लाइसोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम का मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ब्रेन का 90% भाग होता है वो क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। और 10% भाग क्या कहलाता है, 10% कहलाता है ग्लियल सेल। जो हमारे न्यूरॉन है वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। और जो 10% वाला भाग है वहाँ पे सेल डिवीजन होता है, वहाँ पे सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वो इतनी तेजी से होता है, अनियंत्रित होता है, अनकंट्रोल होता है कि उससे क्या होने के चांसेस रहते हैं, कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था लाइसोसोम। ये देखिए जो इस तरह का जो है ये क्या कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम क्या होता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं या आत्मघाती थैली बोलते हैं या इंग्लिश में सुसाइड बैग बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से समझाया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये कोशिका के अंदर जितने भी एंजाइम्स आते हैं उनका भक्षण करता है। और जब इसका आकार होता है वो बैग के समान होता है, जब उसमें बहुत सारे एंजाइम भर जाते हैं तो कभी कभी वो बैग, वो थैली फट जाती है, ठीक है। जब वो थैली फट जाती है और ये एंजाइम्स का भक्षण करता है तो एंजाइम्स के भक्षण के साथ ये अपनी सेल को भी खा जाता है, यानी अपने आसपास की कोशिकाओं को भी खा जाता है, यानी अपना ही नुकसान करता है। और जब व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, अपने ही शरीर का नुकसान करता है तो उसे क्या बोलते हैं, आत्महत्या बोलते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये कोशिका की सफाई का कार्य करता है, जहाँ की शरीर में जहाँ की भी कोशिकाएं मर जाती है वहाँ पे भक्षण करके ये वहाँ की सफाई कर देता है, ठीक है। इसके बाद आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम देखते हैं एक और सेल, ये देखते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ER से इसे क्या किया गया है, डिनोट किया गया है, यानी रफ ER और स्मूथ ER, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। और उसके बाद दूसरा क्या बचा हुआ है हमारा, दूसरा बचा हुआ है राइबोसोम, उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नया पेज ले लेते हैं, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका बोलते हैं, ठीक है। अंतःद्रव्य
जालिका। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका क्या कार्य होता है? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि जब आप घर बनाते हो, शुरुआत हमने किससे की थी? सेल की एग्जाम्पल की, एक घर से की थी, एक मकान से की थी। तो आप क्या करते हो कि जब मैंने बताया था कि नींव किससे भरी जाती है? ईंट से भरी जाती है। पहली यूनिट क्या होती है? ईंट होती है। तो हमारे शरीर की पहली यूनिट क्या होती है? कोशिका होती है। उसके बाद आप क्या करते हो? मकान बनाते हो तो उसमें पिलर खड़े करते हो। क्यों करते हो पिलर खड़े? पिलर यानी बीम, समझते हो ना? बीम या पिलर खंबे टाइप के, जिसमें जो सरिया, लोहे के सरिया वगैरह लगा के मकान को मजबूत बनाने के लिए वो चारों कोनों में पिलर खड़े किए जाते हैं। ठीक है, क्यों किए जाते हैं? ताकि हमारा मकान झुके ना, टूटे ना, मजबूती से खड़ा रहे। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कोशिका में पिलर का कार्य करता है, यानी जिससे कोशिका झुके ना, टूटे फूटे ना, मुड़े ना, ये कोशिका को सीधा खड़े रखने का कार्य करता है, पिलर का कार्य करता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे कि जो कोशिका के अंदर ये किसका कार्य करता है? कंकाल का कार्य करता है। जिस प्रकार से घर में पिलर दिए रहते हैं, उसी प्रकार कोशिका में जो पिलर का कार्य करता है वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये कोशिका में कंकाल का कार्य करता है। कंकाल का कार्य करता है। कंकाल का कार्य करता है, यानी जिस तरह से एक मकान को सीधा खड़ा करने के लिए पिलर की आवश्यकता होती है, पिलर दिए जाते हैं, उसी प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःद्रव्य जालिका होती है, वो एक हमारे जो कोशिका होती है उसमें पिलर का काम करते हैं, यानी उन्हें सीधी खड़े रखने का काम करते हैं, जिससे हमारी कोशिका टूटे नहीं, फूटे नहीं। ठीक है, जिससे कोशिका पिचके नहीं। तो यह आंतरिक कंकाल का काम करता है और आंतरिक सहायता देने का काम करता है। क्या करता है? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? यह आंतरिक सहायता देने का काम करता है, देने का कार्य करता है। कैसे करता है आंतरिक सहायता देने का कार्य? जिस प्रकार से जो पिलर होते हैं वो मकान को आंतरिक सहायता देते हैं, पिचकने से बचाते हैं, गिरने से बचाते हैं, उसी प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोशिका को पिचकने से, टूटने से, फूटने से बचाने का कार्य करते हैं। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके दो भाग होते हैं। मान लीजिए इस तरह का इसका कुछ आकार होता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे ER लिखा हुआ था, ES लिखा हुआ था, उसके बारे में आपको अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, अब जो इसके दो भाग होते हैं, एक भाग इसका इस तरह का होता है, खुरदरा क्या बोलते हैं इसे, यानी ये जो भाग होता है ये खुरदरा होता है। इसे क्या बोलते हैं? रफ ER बोलते हैं, रफ ER। और ये जो भाग होता है इसे बोलते हैं स्मूथ ER। क्या बोलते हैं? स्मूथ ER, यानी ये कठोर वाला भाग होता है और ये कोमल वाला भाग होता है। ठीक है, अब जो कठोर वाला भाग होता है, जो स्मूथ ER, जो रफ ER होता है, वो किस चीज़ का निर्माण करता है? वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? जो रफ ER है, जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER से क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका करता है? प्रोटीन का
निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो ये स्मूथ वाला भाग है ये किस तरह का होता है, खुरदरा होता है, इस तरह का, ठीक है, खुरदरा होता है। तो ये किस चीज़ का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अब जो स्मूथ वाला भाग होता है ये किसका निर्माण करता है, इसे नोट डाउन करेंगे, ये वसा का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ ईआर है, वो क्या बनाता है, वो वसा बनाता है, फैट बनाता है। और जो रफ यानी जो कठोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे शरीर में किस चीज़ का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आप लोग इसे फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका द्रव्य में हमारे जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें जो नलिकाएं होती है उनकी एक श्रृंखला होती है। ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कोशिका द्रव्य में जो नलिकाएं होती है उनकी एक श्रृंखला होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य में विद्यमान नलिकाओं की एक श्रृंखला होती है, नलिकाओं की एक श्रृंखला होती है, श्रृंखला होती है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये हमारी कोशिकाओं को पिचकने से, टूटने फूटने से, ठीक है, उससे बचाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने अच्छे से देख लिया। एक सेकंड। ठीक है, तो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे किससे डिनोट करते हैं, ईआर से करते हैं। ये क्या करता है, हमारी कोशिकाओं को सहारा देने का कार्य करता है, यानी कंकाल का कार्य करता है। ठीक है, जिस तरह से मकान में जो पिलर होते हैं वो मकान को सहारा देकर सीधा खड़े रखते हैं, उसी प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारी कोशिकाओं को सहारा प्रदान करता है, पिलर का कार्य करता है। और इनकी क्या होती है, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में जो विद्यमान नलिकाएं होती है उनकी एक श्रृंखला होती है। ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नलिकाएं होती है कोशिका द्रव्य में उनकी एक श्रृंखला होती है। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी पोर्टेई ने। किसने की थी, खोजकर्ता का नाम लिख लेंगे, पोर्टेई, पोर्ट ई ने की थी इसकी खोज। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या बचा, अब राइबोसोम बचा। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, राइबोसोम,
ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? मैंने अभी क्या बताया था आपको, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके दो भाग होते हैं, ठीक है, दो भाग होते हैं। दो भाग में से मैंने क्या बताया था, एक होता है उसका स्मूथ वाला भाग और एक होता है रफ वाला भाग। मैंने आपको क्या बताया कि जो रफ वाला भाग होता है वो किसका निर्माण करता है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन जो राइबोसोम होते हैं उसमें क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। यानी हमारे शरीर का 60% प्रोटीन कहाँ पे बनता है, राइबोसोम में बनता है। कितने परसेंट, 60% जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेंगे, क्या कहा जाता है इसे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये कौन से एंडोप्लाज्मिक के कौन से वाले भाग पर होता है, रफ वाले भाग पर पाया जाता है। क्या लिखेंगे पॉइंट, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले भाग में पाया जाता है, रफ वाले भाग में पाया जाता है। इसे भी पॉइंट बना लेंगे, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का 60% जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम में ही पाया जाता है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसके अगर पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसके खोजकर्ता का नाम लिखेंगे, इसके खोजकर्ता है हमारे पैलाडे। कौन है, पैलाडे है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक बार। ठीक है, जो पैलाडे है उन्होंने इसकी खोज की थी और इसके भी दो भाग होते हैं राइबोसोम के। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो भाग, एक होता है 70, उसे किससे छोटा जो राइबोसोम होता है उसे 70S इस तरह से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं छोटा राइबोसोम। और जो दूसरा प्रकार का होता है उसे 80S से डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं बड़ा राइबोसोम, बड़ा राइबोसोम। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, छोटा राइबोसोम और बड़ा राइबोसोम। जो छोटा राइबोसोम है वो कौन सी सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और जो बड़ा राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का 60% जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम में ही स्थित रहता है। ठीक है,
फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है जो संरचना है किसकी, कोशिका की। ठीक है, तो आप लोग इसे फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कोशिका की परिभाषा पढ़ ली, कोशिका के मुख्य भाग पढ़ लिए, आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया गया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, कोशिका की संरचना पढ़ी कि जो कोशिका की संरचना है वो कैसे होती है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से। ये देखिए, ये जो इस तरह का दिखा रखा है ये क्या होता है, रफ ईआर, यानी क्लियर नहीं दिख रहा ना, ये दिख रहा होगा क्लियर, ये भी नहीं दिख रहा शायद। ठीक है, ये देखिए, ये कोशिका की मैंने क्या बताया था आपको कि कोशिका की जो संरचना होती है, जो आकृति होती है वो चेंज होती रहती है, आकार चेंज होता रहता है। तो कोशिका का आकार और आकृति में परिवर्तन होता रहता है। अब एक बार शुरू से देख लेते हैं, ये क्या है, सेंट्रोसोम है। ये किस तरह की संरचना जो है, ये क्या है, सेंट्रोसोम है। सेल मेम्ब्रेन, ये जो चारों तरफ की चार दीवारी है उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, बीच में मुख्य भाग क्या होता है, मुख्य भाग होता है इसका केंद्रक। ठीक है, ये जी क्या है, ये है केंद्रक। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो इस तरह की संरचना बनी हुई है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ऊर्जा हाउस है, ये गाल्जी बॉडी है। गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है, परिवहन का कार्य होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, ये कौन सा, रफ वाला भाग है। ठीक है, ये क्या है, राइबोसोम है। ये जो इस तरह की जो संरचना है ये किसकी है, राइबोसोम की। साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म की संरचना है। ये लाइसोसोम है जो इस तरह का बना हुआ है बैग के आकार का। और जो मुख्य भाग है वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक है, चारों तरफ की जो झिल्ली होती है, जो भित्ति होती है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, या कोशिका कला या कोशिका भित्ति कहलाती है। ठीक है, तो आज ये हमारा सेल कंप्लीट हो चुका है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। या अगर आप लोग चाहते हैं कि कोशिका या सेल से संबंधित क्वेश्चन आंसर कराए जाए, वन लाइनर क्वेश्चन कराया जाए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट में नहीं बताएंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप 5 मिनट निकालिए, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा। जब नहीं मिलता तो थोड़ा दुख होता है, थोड़ी निराशा महसूस होती है। ठीक है, लेकिन हमारा काम पढ़ाने का है, हम तो पढ़ाते रहेंगे। एक ना एक दिन तो आपको हमारी मेहनत ज़रूर दिखाई देगी। ठीक है, आशा करेंगे कि वो दिन जल्दी आए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।